हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा अब कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है ना। रिवीजन का पहला लेक्चर है ये। तो बेटा मैं पहले बता दूं आपको कि चलेंगे कैसे। तो एक चैप्टर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे, या अगर कोई छोटा चैप्टर होगा तो दो करेंगे। और बेटा फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे आईडी पे। उससे ना बैलेंस बना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आईडी ना किसी एक्सटेंट पर जाकर बहुत बोरिंग हो जाती है। ठीक है ना, इकट्ठे मैक्रो कर लो, मैक्रो तो बहुत आराम से चल जाती है भाई, वो तो एक डेढ़ महीने में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, आईडी एक जगह पर जाके बहुत बोरिंग हो जाती है। दूसरी बात बेटा, इस बार नोट्स लिखने वाली कहानी कुछ नहीं है। जितने भी बेटा नए स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स किसी ना किसी पुराने बच्चे से आप पीडीएफ ले लेना, रही की बात मैं आपको करा कर। तो लिखने वाली कहानी बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं लिखना। ठीक है जी, सिर्फ बेटा फटाफट से स्पीड पर बढ़ते जाना है। ठीक है ना, और आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना ही मुद्दा है। अगर मुझे सिर्फ समझाने वाली बात है तो मैक्रो और आईडी बेटा 2 से 2.5 महीने में हो सकता है। मैं 4 महीने का बैच चलाऊंगा, तो सिर्फ इसलिए कि हम बहुत सारे सैंपल पेपर करने वाले, इंक्लूडिंग सीबीएसई सैंपल पेपर, और बहुत सारे टेस्ट होने वाले। ठीक है ना जी, लिखने वाली कहानी कम है, इसलिए बेटा टाइम बहुत बचने वाला है। ठीक है, पिछली बार तो लिखने की वजह से बहुत टाइम गया ना हमारा, हम हर चीज तो लिख रहे थे, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स लिख के पूरे आईटी लिख के। ठीक है जी, कृष को छोड़कर बाकी तो सबने लिखे ही हैं। ठीक है जी, लोग खैर पुत्र आसमान की बात मत करो, वो तो आए ही नहीं। श्रेष्ठ तो भाई पूछ अकाउंट्स की कॉपी में लिख लेता था आईडी। चलो लो होता है, सुनना बेटा नहीं तरफ देखो। अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, आज कोशिश करेंगे बेटा यहाँ से 2 चैप्टर करेंगे। ठीक है ना, फिर आईडी का 1 चैप्टर करेंगे। और ना मेरा ना इस बार मोटो ये है कि मैं थोड़ा सा मार्क्स वाइज चलूं, सीक्वेंस वाइज। ठीक है ना, कि ये नहीं हो रहा कि आईडी में पहला चैप्टर है, फिर दूसरा चैप्टर है, फिर तीसरा चैप्टर है, ये नहीं। तो मार्क्स के हिसाब से सोचूंगा मैं तो। ठीक है ना, जहाँ ज्यादा मार्क्स है वो पहले ही करेंगे। ठीक है जी, मार्क्स के हिसाब से सोच रहा हूँ इस बार में सीक्वेंस। ठीक है, बाकी समझ में सब आएगा। वो मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस से आप अफेक्टेड नहीं होंगे बिल्कुल भी, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई इशू आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं होगी आप। ठीक है, अभी बेटा मैक्रो की पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम आपको पता ही है, आपकी फेवरेट नेशनल इनकम। ठीक है ना, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा देखो, आपको पता है नेशनल इनकम बाद में जाकर ये पूरा थ्योरेटिकल बेस चैप्टर तो रहेगा ही, ये जाके कहीं ना कहीं बेटा सब न्यूमेरिकल्स में समा जाएगा। ठीक है ना, और पेपर में भी देखोगे बेटा ज्यादा पोर्शन इस यूनिट से न्यूमेरिकल आता है। लेकिन बेटा इसकी थ्योरी जाने बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, ये फॉर श्योर बोल रहा हूँ मैं आपको। तो थ्योरी बहुत आराम से सुननी है, और मुझे लगता है मैं थ्योरी में ही न्यूमेरिकल का सारा पोर्शन क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो थ्योरी लेक्चर में एब्सेंट नहीं होना किसी भी हाल में। ये मत सोच लेना डायरेक्टली आओगे और न्यूमेरिकल कर दोगे सीधा, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो बाबू शुरू कर रहा हूं पहली यूनिट नेशनल इनकम, पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लिखेगा कोई कुछ नहीं, ठीक है ना, सिर्फ आप सामने ध्यान देंगे बेटा। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात लो जी, बेसिक से शुरू करेंगे, ये मानते हुए कि आप बिल्कुल जीरो, ठीक है ना, जीरो से शुरू कर रहे हैं। बेटा दुनिया में कोई भी इकोनॉमी हो, उसमें बेटा 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी इकोनॉमी। ठीक है बेटा, पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर है बेटा फर्म सेक्टर, तीसरा सेक्टर है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा सेक्टर है बेटा फॉरेन सेक्टर। बेटा किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड, सेकंड वन इज फर्म, थर्ड वन इज गवर्नमेंट, एंड फोर्थ वन इज फॉरेन सेक्टर। 11th पास हो तो शायद इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, अच्छा वो बात अलग है कि छोले देके पास हुए थे, ठीक है ना, तो जानकारी मुझे देनी पड़ेगी। तो बेटा 4 सेक्टर है इकोनॉमी में। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी सिर्फ फर्म सेक्टर की।
चाहे गुड्स प्रोड्यूस करना हो चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस करना हो, या मानते हैं और किसी सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, फर्म ही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, ऐसा मानना जाता है। बेटा जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो रियलिटी से बहुत दूर है। कई चीजों की ऐसी असम्पशन है जो बहुत वियर्ड है, जो बहुत अजीब लगेगी आपको, पर बेटा ऐसा ही है तो कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। ये रियलिटी के आसपास नहीं दिखेगी। कई चीजें हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा क्या यार, जो चीज रियलिटी के पास थी वो तो पढ़ाई नहीं, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं भाई, असम्पशन ही ऐसी ले लेते हैं कि हवा निकल जाए टॉपिक की पूरी, ठीक है जी। तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी फर्म की है, और फर्म बेटा ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बेटा बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेती है, या बेटा जिनको हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। ये गुड्स, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना हो, कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करना हो, कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा। चाहे तो बोल लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे बोल लो फैक्टर सर्विसेज, वो चाहिए ही चाहिए बेटा। बाबू वो होते हैं चार, याद होंगे, सबको पता भी होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, सब पता है, चार है बेटा। बाबू बहुत लेंथी में लिखने की कोशिश भी नहीं करूंगा, ठीक है ना, बस ऐसे ही लिखेंगे शॉर्टकट में और सब समझाने पे ज्यादा ध्यान देंगे। बेटा चार बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना हो, कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी हो, चारों रिक्वायर्ड है। चाहे बोल लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे बोल लो बेटा फैक्टर सर्विसेज। बेटा है क्या क्या, नाम क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्या क्या है बेटा, फटाफट बोलो फटाफट से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बेटा ये चारों लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हमेशा हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फर्म को, यानी कि हाउस होल्ड प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, या कह दो बेटा हाउस होल्ड प्रोवाइड द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म। ये फर्म के अपने नहीं होते, ये कौन देता है बेटा फर्म को, ये हाउस होल्ड देता है फर्म को। समझ में आ रही है बेटा बात, जैसे कि समझाने के लिए कोशिश करता हूं मैं आपको। बेटा फर्म की जिम्मेदारी है कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने की। मेरी फर्म का नाम है सक्सेस मंत्र, ये क्या कर रही है बेटा, ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ट्यूशन सर्विसेज। बेटा इकोनॉमिक्स में कभी नहीं माना जाता कि मनीष कालरा कोई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड नहीं कभी भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता, ठीक है ना। कौन प्रोड्यूस करता है, हमेशा फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स या सर्विस। लेकिन जो गुड्स और सर्विस फर्म प्रोड्यूस कर रही है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये हाउस होल्ड ही देगा कोई ना कोई। जैसे कि मैं बात करूं लैंड की, मैं ट्यूशन सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूं, बेटा ये लैंड किसने दी, वो लैंडलॉर्ड ने बाहर बैठे हो, एक हाउस होल्ड ने दे दी बेटा लैंड, हाउस होल्ड है उन्होंने दी एक लैंड। बाबू लेबर, लेबर सर्विसेज बेटा मनीष भी दे रहा है, आकाश भी दे रहा है इस फॉर्म को, तभी चल रही है बेटा ये फॉर्म। लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल भी मैंने कंट्रीब्यूट करी, मैं एक हाउस होल्ड, और एंटरप्रेन्योर भी मैं खुद। तो बेटा हाउस होल्ड प्रोवाइड द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर सर्विसेज टू द फर्म, और फर्म इन बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन बेसिक सर्विसेज का यूज करके बेटा कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाती है। क्लियर है बेटा बात अभी तक, ठीक है जी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर है फटाफट से बताओ, चार सेक्टर है, नाम बोल दो, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा, फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड। तो बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। बेटा इनको रिटर्न में फर्म कुछ ना कुछ जरूर देती है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। फर्म ने क्या करा, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की हेल्प लेकर उसको मार्केट में बेचा, कमाया। तो बेटा जिनकी हेल्प लेकर प्रोड्यूस करा उनको भी तो रिटर्न में कुछ चाहिए, तो बेटा उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ पक्का मिलता है। बेटा रेंट की बात करो तो रेंट को मिलता है रेंट, लेबर की बात करो बेटा लेबर को मिलती है वेजेस, बेटा कैपिटल की बात करो कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्योंकि वो बेटा रिस्क ले रहा है और रिस्क लेने का रिवॉर्ड एक ही है बेटा, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो बेटा चारों फैक्टर प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर मिलता है, लैंड को बेटा रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट।
कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात है। मैंने सिर्फ बेसिक्स की चर्चा की है, मैंने अभी शुरुआत नहीं करी बेटा, ना यूनिट की ना चैप्टर की, कुछ शुरू नहीं किया अभी तक। ठीक है जी, ये पता होगा तो बेटा आगे की कहानी चलेगी, वरना आगे की कहानी नहीं चलेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा वैसे ना मेरे को आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले दिन ना इंसान कितने जोश के साथ है, यही 1 अप्रैल भी थी। ठीक है ना, हम बैच में आए थे, अच्छा नया पढ़ने जा रहे हैं, आज कुछ नया सीख के आएंगे, मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। सब सीरियस बैठ जाते हैं, 5 दिन बीतते नहीं, वही है हम क्या बोलते हो भाई, कुत्ते की तो मैं सीधी तो हो ही नहीं भाई साहब, चाहे 2 साल एक नली में डाल के रख लो, 5 दिन नहीं बढ़ेंगे, देख लेना अपने हालात। तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो थोड़ा सा आसान सा टॉपिक आ गया, ये तो हमें आज तक याद भी आ गया, अरे छोड़ यार 2-4 गप्पे मार ले। भाई इतने ही सीरियस रह लो ना, इंडिया टॉप करा दो मैं। ठीक है ना, तुम दम रखो है, नहीं करोगे तो तुम यार, ठीक है ना, हम तो गाइडेंस ही दे सकते हैं, पढ़ना तो तुम नहीं यार। इसी बैच में बैठा हो बच्चा फेल भी हो सकता है भाई, भगवान ना करे। ठीक है ना, और इसी बैच में बच्चा बैठा हो बच्चा भाई 99% भी ला सकता है, 95 भी ला सकता है। भाई मैंने तो कभी नहीं किसी को अलग पढ़ाया, मैंने तो सबको एक जैसा पढ़ाया। भाई गाइडेंस दे सकता है टीचर, दिमाग में नहीं घुस जाएगा। ठीक है ना, और मेहनत सबकी अपनी अपनी भाई, बड़ी सिंपल सी बात। यहां से मतलब मेरा कहना सिर्फ एक है बेटा, यहां से विद ट्यूशंस, स्कूल वाला पार्ट थोड़ा सा साइड छोड़ो, विद ट्यूशंस अगर 12 घंटे भी पढ़ लेते हो एक दिन में विद ट्यूशंस, मतलब आप, हाँ हाँ 12 विद ट्यूशंस बोल रहा हूँ भाई, स्कूल वैसे कौन सा चले जाते हो। ठीक है ना सर, ऑल इंडिया रैंक होगी ईमानदारी से। भाई क्या होता है भाई, मतलब कहावत है माँ बाप भगवान से भी ऊपर दर्जा रखते हैं, टीचर भगवान से भी ऊपर दर्जा रखता है। तो कई बार ना यार टीचर के मुंह में, हमारा हिंदुइज्म तो यही मानता है बेटा कि एक बार दिन में मुंह पे सरस्वती बैठती है। ठीक है ना, आप ट्रूली फॉलो करके देखो, देखना रिजल्ट ना मिले तो। मेरे टीचर थे सीए फाइनल में, ये बोलते थे, मतलब मुझे सीए आईपीसीसी में ना डिप्रेशन रहा है 1 साल पूरा। ठीक है, और बहुत नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और मतलब उनसे डॉक्टर पूछते थे क्या दिक्कत है, वो काउंसलिंग करते थे बेसिकली, क्योंकि उनको पता था मेडिसिन पर ट्रीटमेंट नहीं है, इसको जितनी मर्जी खिला लो, 3 महीने एक जैसी दवाई खिला दी कुछ होना ही नहीं, ट्रैंकुलाइजर दें सोते रहो नींद आती रहेगी और कुछ नहीं होना। तो तो मेरे को मेरे से पूछते थे हमेशा कि क्या दिक्कत क्या है, मैंने कहा मैंने फेल नहीं होना सीए में, मैंने बस फेल नहीं होना, मुझे एक बारी में क्रैक कर दी है, क्योंकि दुनिया के लिए ठीक है सपना होता है सबके लिए, मेरे लिए भी अपना सपना था, अपना ड्रीम था कि मैंने रहना नहीं है। लोगों की एक्सपेक्टेशन ना टेंशन देती है, लगता है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑलवेज ब्रिंग टेंशन। क्योंकि अब मैं किसी भी गले मोहल्ले से चले आता, अपनी दोस्ता यारी थी भाई, मुझे लोग मेरे सीए बनने से बहुत पहले बुलाते थे, और सीए साहब कैसे हो। भाई ये जो वर्ड है ना, ये जो बर्डन है, ये बहुत खतरनाक होता है, और आपसे लोगों की ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी कईयों से, सबकी ये फैमिली है, सबके रिलेटिव है, सर एक्सपेक्टेशन ब्रेक टेंशन। तो अब मेरा कहना यह है, मेरे जब टीचर ने बोला ना पहले लेक्चर में, ऐसा बोला जो सीए फाइनल में हर सब्जेक्ट 5 बार कर लेता है वो कभी फेल नहीं होता, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वो कभी फेल नहीं होता। तो मैंने उस दिन पल्ले बांध ली, मेरा पहला लेक्चर था, 3 साल के बाद मेरे पेपर थे, मैंने कहा भाई यार अब नहीं छोड़ना, हर सब्जेक्ट 5 बार करना है, फेल नहीं होना बस यहाँ से। तो वो मैं टीचर को बड़ा ट्रूली फॉलो करता था, मैंने उनको फॉलो करा, सर एक बार पूछ कर देखना वैसे किसी सीए फाइनलिस्ट से कि एक सब्जेक्ट 5 बार करना क्या होता है, तो आपको बता जरूर देगा कि हो सकता है कि पूरा नहीं हो सकता। मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट 7 बार करे, कुछ कुछ 6 बार करे, सब 5 बार से ऊपर करे, सब ऊपर वाले का करिश्मा ऐसा फेल नहीं हुए। तो अगर मैं आपको एक बोल रहा हूँ, और मेरी पढ़ाई वहां पे 16-17 घंटे की थी, और ट्यूशन कुछ बचती नहीं है आखिरी में 6 महीने में, साल भर में मैंने 3 सब्जेक्ट सीए फाइनल के सेल्फ किए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ से एक बात बोल रहा हूँ, सेल्फ करो, कहीं ट्यूशन पढ़ो, किसी यूट्यूब चैनल पढ़ो, कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, 12 घंटे दिन में बैठ लो यहां से जब तक पेपर नहीं खत्म होते, फिर ऑल इंडिया रैंक 100% आएगी, कोई स्कोप ही नहीं है ना। लेकिन हाँ मैं वो भी बताऊंगा अभी तेरे को, ठीक है ना। हाँ
ये अपने वर्ल्ड कप का रोना बहुत रोता है भाई। मैंने सब कुछ किया है जिंदगी में, मैंने मैचेस के पीछे भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, पर मैं देखता था ना तो उसको कंपनसेट करता था। करो, तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, तुम अपने लिए कर रहे हो, कहीं और कंपनसेट करो उसको, ठीक है ना सर। लेकिन एक बात है बड़ी, ऐसा मत करना कि मैंने एक दिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ा और मैं अगले दिन सोचूं मैंने 24 कर लिया जी, मेरा तो हो गया बराबर, मेरा तो हो गया। वो आउटपुट ही नहीं आता बेटा, आउटपुट ही नहीं आता। एक बार एक बड़े सियाने आदमी से एक बात पूछी गई, शायद वो बड़ा सियाना आदमी शायद ब्रूसली था, ठीक है ना। उस सियाने आदमी ने एक जवाब दिया था, उससे पूछा गया कि आपको किससे डर लगता है, तो उसने एक जवाब दिया, कहता मुझे एक ऐसे आदमी से, एक ऐसे फाइटर से डर नहीं लगता जिसको 500 अलग अलग किक मारनी आती है। कहता मुझे एक ऐसे आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक की 500 लगातार दिन तक प्रैक्टिस की। कहता है ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो सर कंसिस्टेंसी जितना मैटर करती है ना, उतनी कोई चीज मैटर नहीं करती यहाँ पर, इस स्टेज पर जहां आप आ चुके हो, ठीक है ना सर। छोड़ो भी मत एक दिन भी, क्या होगा अगर हम 4 महीने सोशलाइज नहीं रहेंगे तो, क्या होगा 4 महीने शक्ल नहीं दिखाई देंगे तो किसी को, तो दुनिया कुछ नहीं देगी। 100%। जो मेरी एज में आकर बोल देगा ना जिससे मर्जी मिल लेना, वो सब यही कह देंगे आपको कुछ नहीं देना दुनिया ने भाई, आपके पेरेंट्स ही बोल देंगे कुछ नहीं देगी भाई दुनिया, यही अपने दोस्त यार छिड़ जाएंगे, बेटा 2% ज्यादा ले आना बस, तुम्हारा फोन भी खा ले तो भाई साहब रिजल्ट वाले दिन मुझे बता देना। मैंने अच्छी अच्छी दोस्तियां टूटते हुए देखी हैं, ठीक है ना, इसी बैच में अच्छी अच्छी दोस्तियां टूटते हुए देखी है मैंने, सिर्फ 1-1.5% ज्यादा जाने से, ठीक है ना। फिर बच्चे पता कैसे कैसे एक्सक्यूज बताते हैं, तो सर और मेरे साथ भी हुआ होगा ऐसा, मेरे साथ भी हुआ होगा ऐसा। दुनिया जितना मजा लेना चाहती है ना आपकी परसेंटेज का, उतना कोई लेना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। मैं 10th क्लास में यूपी बोर्ड में था, मतलब मैंने 10th क्लास तक यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, ठीक है ना। और मेरी परसेंटेज आई थी 75%, सहारनपुर रैंक थर्ड। तो दो बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, और उनमें से एक टीचर भी है शहर में, काफी लोग जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। दो बच्चों को पढ़ाया करता था, कुछ फाइनेंशियल मजबूरी थी उनकी, ठीक है ना। मेरे पास एक सब्जेक्ट होता था कॉमर्स, यूपी बोर्ड में 9th क्लास में चॉइस होती है, आपके पास 11th में होती है सीबीएसई में। कॉमर्स नहीं मतलब अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स मिक्स थी। आई secured 63 आउट ऑफ 100 इन दैट सब्जेक्ट। अब आप समझ सकते हो, मैं फिलहाल कॉमर्स साइड का टीचर हूँ। 63 थे मेरे 10th में, और एक जिसको मैंने पढ़ाया उसके 72 थे, और दूसरे जिसको मैंने पढ़ा उसके 68 थे। I secured 63। दुनिया मुझे लेने वाली, ओए होए क्या बताऊं तुम्हें। ठीक है ना, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड थे, आ गए शाम को घर पर, ठीक है, चाहे मेरे 75 है, मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरे पेपर बहुत बहुत बढ़िया हुए थे, इवन इतने की यूपी बोर्ड टॉप कर सकते, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो भाई कॉमन फ्रेंड आए, अब उन्होंने तो मजे लेने, सब दुनिया में आपको बता रहा हूँ कितने मजे लेगी आपके परसेंटेज के। तो आया भाई मुझे थोड़ा चलाने, लेकिन उसे पता नहीं हम गढ़ में रहते हैं, नोवेस्ट कैंप में हम गढ़ में थे। तो आए भाई साहब मुझे कह रहे ओहो यार तूने पढ़ाया, उसके 72, उसके 68, तेरे 63, यार बहुत गलत हुआ तेरे साथ, ये हुआ वो हुआ। अंदर से उसको पूरे मजे आ रहे भाई साहब, कौन है आपके दुख में यार। अब मेरे को लगा कि यार इसकी तो मेरे को वॉट लगा देनी चाहिए। तो मैंने कहा यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं पेपर करके आया 50 का, ये मेरे 63 कैसे आ गए। मैं कहा यार मैं 50 का पेपर छोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये 63 कैसे है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। उसने भाई साहब हर बंदे को रो रो के बताया ये 50 का पेपर करके आया, इसके 63 आ गए। 10 दिन तक वो ना सोया होगा मुझे नहीं लगता। तो सर 1-8% ऊपर ले आओ आप, फिर देख लेना क्या होगा, दुनिया ने नहीं पूछना आपसे कुछ भी। चलो खैर, लेट इट बी, मेहनत करते चलो बाबू। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा रहा हूं आगे, आप चैप्टर और यूनिट दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और यही बेटा मेरे चैप्टर का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले एक बात बताओ बेटा, आज सबके पास नोट्स हैं?
इस टॉपिक के? किसी पास नहीं है? चलो आज मैनेज करते हैं। आज मैं लिख देता हूँ, कल से ना मैं पीडीएफ ही रन करूंगा यहाँ पर। मैं कल से लिखना नहीं चाहता, ये टाइम नहीं है यार खराब करने वाला। रिवीजन में नहीं खराब करेंगे बिल्कुल। मैं आज ये आखिरी बार और पहली बार यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद बेटा मैं नहीं लिखूंगा कोई टॉपिक, मैं बस पीडीएफ से फटाफट से रीड कराऊंगा, ठीक है? नए बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे, मैं फोटो स्टार्ट करा कर दूंगा किसी ना किसी बच्चे से आपको। बाकी पुराने बच्चे सब नोट्स लेकर रहेंगे बेटा, ठीक है? और पुराने बच्चे जिसने नोट्स नहीं बनाए बेटा वो भी फोटो स्टार्ट कर, ठीक है? बोलते चलो जी, तो वो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। लो पुत्र, बस बस बाबू, बस सामने देखो बेटा। ऐसा लगेगा आपको कि डेफिनेशन मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिख दी, पर सच बात यह है भाई, एक तो मेरी राइटिंग बहुत खुली है, ठीक है? दूसरी बात बेटा, मैंने अभी एक पक्का से एक लाइन भी नहीं भरी, सिर्फ 2-2.5 लाइन की डेफिनेशन है और है बहुत सिंपल। और मैं फिर भी कहूंगा रटना नहीं है, आराम से याद हो जाएगी ये तो, ठीक है जी? मैं समझा देता हूं बेटा। बाबू टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब बेटा हमारी इकोनॉमी में जितना भी पैसा है ना, कहते हैं साइकिल में ही घूमता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है और रेगुलर यही साइकिल चलता रहता है, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा जी, समझने की कोशिश करते हैं वो साइकिल है क्या। बेटा आपको पता है वैसे इकोनॉमी में पैसा कितना है? एक स्टैट आया था सामने जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है ना? पुराने 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे बेटा, और वो स्टैट कहता था कि पुराने 500 और 1000 के नोट 14.5 लाख करोड़ है, 2.5 लाख करोड़ की करेंसी और बाकी दूसरी, यानी कि 17 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में एवरेजली इंडिया में। और ये बेटा 17 लाख करोड़ रुपए ना एक ही साइकिल है बेटा, उसी में घूमते रहे। अच्छा जी, वो साइकिल क्या, वो जानने की कोशिश करते हैं बेटा। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेशन पर आएंगे बेटा, फिर ये बिल्कुल आराम से खत्म हो जाएगी। तो बेटा यहां ना मैं 3 बातें लिख रहा हूं, प्रोडक्शन फेज या जनरेशन ऑफ इनकम फेज, और बेटा ब्रैकेट में यहां पर ये भी लिखूंगा कि पैसा कब और किसके हाथ में रहेगा। बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ना 3 अलग अलग फेजेस से समझा जा सकता है, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं इसकी, या 3 अलग अलग फेजेस हैं इसकी। पहली फेज है प्रोडक्शन फेज या जनरेशन ऑफ इनकम फेज, और बेटा ये ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पता रहे कि पैसा किसके हाथ में आएगा। बेटा फर्म ने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी कि कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प ली, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेच दिए। बेटा जैसे ही आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचे, पैसा आया या नहीं आया, बस ये बताओ। आया? किसके पास आया बेटा वो पैसा? किसने बेचे गुड्स और सर्विस? फर्म ने बेचे। किसके पास पैसा आया? फर्म के पास आया। इसीलिए बेटा इस फेज का नाम पड़ा जनरेशन ऑफ इनकम फेज, की इनकम जनरेट हो गई जी, आ गया पैसा, फर्म के हाथ में ही आ गया पैसा। बेटा अब नेक्स्ट फेज आती है प्रोडक्शन फेज के बाद बेटा, जिसको बोलते हैं इनकम फेज या
इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज। और बेटा अब पैसा आ चुका है हाउस होल्ड के, लोग सामने देखिए बाबू, फर्म ने क्या किया था, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प ली थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे, गुड्स एंड सर्विसेज बेचे थे मार्केट में। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज बेचने से हाथ में पैसा आया, फर्म के हाथ में आया, इसे हम बोलते थे जनरेशन ऑफ इनकम फेज। ठीक है जी। अब बेटा जिन फैक्टर सर्विसेज की आपने हेल्प ली थी उनको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। आपके गुड्स एंड सर्विसेज बिक चुके हैं, आपके हाथ में पैसा आ चुका है, उनको तो कुछ दो। तो बेटा फर्म ने वो पैसे बांटने शुरू करे। पहले मुझे ये बताओ, लैंड, लेवल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किसने किया था फर्म को? हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया था, तो आपको हाउस होल्ड को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आपने बेटा पेमेंट करनी शुरू करी, लैंड को दिया रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बेटा आपने पैसा बांट दिया, आपने पैसा बांटा, तभी इसका नाम पड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज, कि अब आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और अल्टीमेटली बेटा पैसा किसके हाथ में जा रहा है? हाउस होल्ड के हाथ में, क्योंकि बेटा ये इन्होंने ही प्रोवाइड किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। समझ में आती है बेटा बात? पैसा चला कहां से बेटा? फर्म से चला, और पैसा कहां पहुंच गया बेटा? हाउस होल्ड के हाथ में पहुंच गया। अब बेटा आपके पास पैसा आ चुका, चाहे इन द फॉर्म ऑफ रेंट आया हो, चाहे वेजेस आया हो, चाहे कैपिटल आया हो, चाहे बेटा प्रॉफिट आया, आ गया आपके हाथ में पैसा। ठीक है जी। सेम बेटा सक्सेस मंत्रा के लिए सोच लो, ट्यूशन सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करी, इनकम मिली, बेटा लैंड का दे दिया रेंट, लेबर को मिल गई वेजेस, कैपिटल को मिल गया इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिल गया प्रॉफिट। ठीक है बेटा। हाउस होल्ड तो जितना रहेगा कुछ तो करोगे ना, खाओगे पियोगे, आप भी तो खर्चा करोगे ना, पक्की बात है। कोई ना कोई गुड्स खरीदोगे, कोई ना कोई सर्विसेज खरीदोगे। बेटा जब आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे बेटा, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। अब इकोनॉमी में खर्चा हो रहा है बेटा, या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज, इनकम खर्च हो रही है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। और अगेन बेटा पैसा पहुंच जाएगा किसके हाथ में बेटा? फर्म्स के हाथ में। आप कहोगे क्यों? बेटा हाउस होल्ड ने खर्चा किया, गुड्स और सर्विस खरीदने शुरू करे। बेटा चाहे खाने के गुड्स खरीदने शुरू करे, चाहे ट्रैवलिंग सर्विसेज खरीदनी शुरू करी, चाहे एंटरटेनमेंट सर्विस खरीदनी शुरू करी, चाहे रेस्टोरेंट सर्विस खरीदनी शुरू करी, चाहे कपड़े खरीदने शुरू करे, सर कोई गुड्स मान लो, कोई सर्विस मान लो, खरीदना शुरू करा। बेटा हाउस होल्ड ने पैसा खर्च कर दिया गुड्स और सर्विस खरीदने पर। बेटा गुड्स और सर्विस बनाता कौन है इकोनॉमी में? क्या कर रहा था आपने पहले पेज पे? यही बताया था ना, गुड्स और सर्विस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? फर्म। बेटा आपने जो गुड्स और सर्विस खरीदे बनाए तो फर्म ने थे, अल्टीमेटली बेटा पैसा फिर किसको मिल गया? फर्म को ही मिल गया। आपकी इनकम खर्च होगी, फर्म को मिल गया। फर्म क्या करेगी? इस पैसे को दोबारा प्रोडक्शन में लगा देगी, दोबारा गुड्स बनेंगे, दोबारा गुड्स बिकेंगे, दोबारा पैसा फर्म के हाथ में आएगा। फर्म उस पैसे को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तौर पर फिर हाउस होल्ड में बांट देगी, फिर हाउस होल्ड खर्चा करेगा, फिर फर्म का प्रोडक्ट बिकेगा, फिर फर्म के हाथ में पैसा, फिर प्रोडक्शन में लगा देगी। कहता है ये कहानी कभी नहीं रुकती इकोनॉमी में, और रुकती नहीं, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। फर्म के हाथ में पैसा, कभी हाउस होल्ड के, कभी फिर फर्म के हाथ में, फिर हाउस होल्ड के हाथ में, ये कहानी चलती है। समझ में आई बात? अब बेटा देखो, अगर ये साइकिल आपको समझ में आता है ना, ये डेफिनेशन तो वाक्य में कुछ है ही नहीं। देखो बड़ी सिंपल सी बात लिखी है मैंने यहाँ पर, सिर्फ यहीं से कॉपी की है, एक एक बात यहीं से कॉपी की है। कहता है इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। बेटा इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा सबसे पहले साइकिल में इनकम जनरेट हुई, फिर उस इनकम जो जनरेट हुई इसका क्या किया हमने? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो इनकम को बांट दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेंट दिया, किसी को वेजेस, किसी को इंटरेस्ट, किसी को प्रॉफिट, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द। बेटा पहले जनरेट हुई इनकम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड से फिर फर्म के आते ही पहुंचेगी। क्यों? हाउस होल्ड बेटा एक्सपेंडिचर करेगा ना गुड्स और सर्विस को बाय करने में, और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किस नहीं करे होंगे? फर्म नहीं करे होंगे प्रोड्यूस, तो पैसा किसके हाथ में पहुंच गया बेटा? फिर फर्म के हाथ में। और ये साइकिल रुकेगा कभी नहीं।
तो ये है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे अगर इतनी बात क्लियर है तो। बेटा आज का एक आखिरी टॉपिक, बस शुरू में स्पीड हल्की हो गई क्योंकि वजह ये है लिखना पड़ रहा है सब कुछ, ठीक है जी। अब कोशिश करना अगर नोट्स हो ताकि स्पीड रुकने ना पाए, ठीक है जी। बेटा आज का एक आखिरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टॉक वर्सेस फ्लो। आप सबका फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना। मुझे तो लगता है बेटा मेरा भी फेवरेट ही है, ठीक है ना। एक आध 10 चीज परेशान करती है इसमें, बाकी सब तो पुराना ही है। बेटा स्टॉक और फ्लो वेरिएबल ये क्या होते हैं? बेटा स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? विच इज मेजर्ड at a particular point of time, which is measured at a particular point of time. और फ्लो वेरिएबल क्या होता है? which is measured over a period of time. प्लीज सामने देखना, मेरी तरफ देखना। बेटा स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हम स्टॉक किसको बोलते हैं? ये कोई आपके क्लोजिंग स्टॉक का मुद्दा नहीं है, ये स्टॉक मतलब स्टॉक वेरिएबल की बात चल रही है। और बेटा इकोनॉमिक्स में हम स्टॉक वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर। और बेटा फ्लो किसको बोलते हैं? जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर हो, 1 महीने में मेजर हो, 2 महीने में मेजर हो, 5 महीने में मेजर हो, साल भर में मेजर हो। बेटा उसके लिए कहीं ना कहीं टाइम चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, उसे हम फ्लो बोलते हैं। यानी कि बेटा बड़ी सीधी सी बात बोलूं तो देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम डायमेंशन इन फ्लो वेरिएबल। लेकिन बेटा वही स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन होता नहीं है। मैं टाइम डायमेंशन लिख रहा हूं और काट दूंगा, यहां सर कोई टाइम डायमेंशन होता नहीं है, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। और बेटा फ्लो बाबू यहाँ कहीं ना कहीं टाइम डायमेंशन होता है। पहले मेरे को एक बात बताओ, कोई ह्यूमैनिटीज से तो नहीं है ना आप में से? बस फिर तो मेरा काम आसान है बाबू। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसी एग्जांपल से मुझे लगता है स्टॉक और फ्लो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और आपको याद होगा मेरा एग्जांपल। बेटा हम कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है हमें स्टॉक और फ्लो समझाना शायद सबसे आसान होता है। ह्यूमैनिटीज के बच्चों को तो फिर समझाने में दिक्कत है, सर हमें समझाना बहुत आसान होता है क्योंकि बेटा हमारे पास एग्जाम्पल ही ऐसा है, सामने देखना। बेटा जब आप बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, वही बचपन में छोटे छोटे 11th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। बाबू आपने कभी बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नहीं, वो तो मुश्किल चैप्टर था, वो तो हम छोड़ के गए थे। हम पास ही ऐसे थे चैप्टर जर्नल एंट्री लेक्चर के भरोसे होते थे। कह रहे हाँ कितने निकम्मे बच्चे, इतने होनहार कहां से हो तुम, ठीक है जी। तो बेटा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम की चीज होती थी, ठीक है ना। 11th क्लास में आती थी, 12th क्लास में भी आती है, वो कंपनी लेवल पे आती है ना। 11th की आती थी ना 12th की आती है, बात फिर वही घूम फिर के, ठीक है ना। तो बेटा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना जब हम सोल प्रोप्राइटरी बनाते थे तो बेटा हम 2 बनाते थे अकाउंट और 1 बनाते थे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, 2 अकाउंट के नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। बेटा जब हम इसको और इसको स्टेटमेंट को बनाते थे ना, हम इनके नीचे ना एक लाइन और मेंशन करते थे। मैंने तो अभी जान के स्पेस नहीं छोड़ा, तो इसके नीचे हम एक एक लाइन और मेंशन करते थे। मैं कुछ याद करा देता हूं बेटा। इसके नीचे आप एक लाइन लिखते थे, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल किसी भी ईयर की समझ लो, एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सर ऐसे बनाते थे और ये लिखो ना तो बेटा नंबर भी काट देते थे टीचर, अच्छी हरकतें, ठीक है ना जी। और सर बैलेंस शीट, बेटा जब बैलेंस शीट लिखते थे तो उसके नीचे भी एक बात लिखते थे, एज एट 30 मतलब फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन हम यहाँ पर लिखते थे। सर कुछ याद कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको और इससे बहुत बड़ी शिक्षा दे दूंगा मैं आपको। देखो बेटा एक बड़े सिंपल से बात है, कहता है बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च 23 के दिन, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन। यानी कि मैं इसका सिंपल सा मतलब बताऊं आपको कि जितनी भी एसेट्स लिख रहा हूं मैं बैलेंस शीट में, या जितनी भी लाइबिलिटीज लिख रहा हूं, फॉर्मेट आपको पता ही है, बस मैं तो ये समझते हुए कि आपको सब कुछ पता है बस बता रहा हूं बात।
तो एसेट साइड में आप जितना कुछ लिख रहे हो या लाइबिलिटी साइड में आप जितना कुछ लिख रहे हो, ये सब 31 मार्च के दिन है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम कि 31 मार्च के दिन मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिस एंड दैट है, 31 मार्च के दिन मेरे डेटर की वैल्यू ये है, 31 मार्च के दिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक ये है, मेरा बैंक का बैलेंस ये है, मेरा कैश बैलेंस ये है, 31 मार्च के दिन मेरी कैपिटल ये है। समझ में आ रहा है ना, कोई टाइम नहीं दिया मैंने। लेकिन बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा सेल्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की ये है, तो ऐसा नहीं बोला जाता सेल 31 मार्च की है, सेल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दिस एंड दैट जो भी फिगर है वो है, ठीक है ना जी। परचेजेस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, सैलरी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, कैरेज एक्सपेंसेस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। समझ में आ रही है बेटा बात बहु, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात बोलूं तो जहां जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं ये कुछ और नहीं बेटा, सब फ्लो वेरिएबल है। फ्लो क्या होता है बेटा, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 15 दिन हो। फ्लो को मेजर करने के लिए टाइम होता है बेटा, वो टाइम दिखाना पड़ता है कितने टाइम में क्या मेजरमेंट कर रहे। पर बेटा जो स्टॉक एलिमेंट होते हैं वो किसी टाइम डायमेंशन में मेजर नहीं होते, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो जाते हैं। 31 मार्च के दिन ही है, 15 मार्च के दिन ही है, 15 मार्च को रात को 11 बजे ये इंसिडेंट था, ऐसे मेजर होते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। यानी कि उठने वाले यहाँ से सारे एग्जाम्पल स्टॉक हैं और यहाँ से उठने वाले सारे एग्जाम्पल फ्लो हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तक मैंने जितनी बात बोली बेटा, अगर ये एक एग्जाम्पल आप दिमाग में रख लो तो ये समझ लेना बेटा कि आप काफी पोर्शन कवर कर गए। स्टॉक और फ्लो में आपकी गलती कराने के स्कोप में लगभग नील कर दूं, एक एग्जाम्पल दिमाग में रखें, ठीक है जी। क्या पेपर में स्टॉक या फ्लो का डिफरेंस आएगा लिखने को, सर वो जमाने लग चुके हैं, आप पढ़ के जरूर जाना अपनी तसल्ली के लिए कि कोई 1 मार्कर ना आ जाए। पर बेटा ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आइडेंटिफाई करो विच वेरिएबल इज स्टॉक वेरिएबल और विच वेरिएबल इज फ्लो वेरिएबल। और ये एग्जांपल बेटा मैं कल ही बताऊंगा, अभी आज नहीं छेड़ रही चर्चा, चलाएंगे यहीं से चर्चा को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।